नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम और अक्सर बहस में रहने वाले विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी मतभेद भी रहे हैं और काफी चर्चा भी होती है, मीडिया में भी और एकेडमिक हलकों में भी। बिल्कुल। और हमारे पास आज कुछ अकादमिक स्रोत हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो हमें इसकी परिभाषा, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, इसके अलग अलग पहलू क्या हैं और इससे जुड़ी जो बहसें हैं, जो चिंताएं हैं, उनके बारे में बताते हैं। जी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसे हम खंगालें, सरल भाषा में समझें, इसके जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें हाईलाइट करें और ये जानने की कोशिश करें कि एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अकादमिक बहस नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये शब्द जुडिशियल एक्टिविज्म ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है? हाँ, तो जो हमारे स्रोत बताते हैं उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा सबसे पहले 1947 में यूएसए में इस्तेमाल हुई थी। 1947 में? अच्छा। जी। एक इतिहासकार और शिक्षक थे, आर्थर श्लेशिंगर जूनियर। उन्होंने ये शब्द पहली बार प्रयोग किया था अमेरिका के संदर्भ में। और भारत में ये कब पॉपुलर हुआ या कब इसकी जरूरत महसूस की गई? भारत में इसका आगमन माना जाता है 1970s के दशक के मध्य में, मतलब मिड 70s में। ओके, इमरजेंसी के आसपास का दौर। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण दौर था भारतीय लोकतंत्र के लिए और शायद उसी पृष्ठभूमि में इसकी जरूरत और ज्यादा महसूस हुई और कुछ न्यायाधीशों का इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी.एन. भगवती। बिल्कुल, जस्टिस ओच नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी.ए. देसाई, इन जैसे न्यायाधीशों ने भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने पीआईएल वगैरह को काफी प्रोत्साहित किया। तो चलिए अब इसकी परिभाषा पर आते हैं। आखिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, अगर किसी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना हो तो? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये न्यायपालिका, मतलब हमारी जुडिशरी, जब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही सक्रिय, मतलब प्रोएक्टिव भूमिका निभाती है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। प्रोएक्टिव मतलब? कि वो खुद से आगे बढ़कर कुछ करती है। हाँ, मतलब इंतजार करने के बजाय कि कोई मामला उनके पास आए पारंपरिक तरीके से, वो कई बार खुद संज्ञान लेती है या जनहित याचिकाओं को बहुत उदारता से स्वीकार करती है। और इसका एक और मतलब ये भी है कि न्यायपालिका सरकार के जो दूसरे दो अंग हैं, विधायिका यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, उनको उनके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, या यूं कहें कि मजबूर करती है। अच्छा, मतलब एक तरह से चेक रखती है उन पर। बिल्कुल। और कभी-कभी तो उन क्षेत्रों में खुद भी कदम रख देती है जहां उसे लगता है कि ये दोनों अंग, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, विफल हो रहे हैं या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसे न्यायिक गतिशीलता या जुडिशियल डायनामिज्म भी कहा जाता है ना? हाँ, ये शब्द भी इस्तेमाल होता है। और ये ठीक उल्टा है न्यायिक संयम, यानी जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये क्या होता है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है जब न्यायपालिका खुद पर नियंत्रण रखती है, आत्मसंयम बरतती है। वो मानती है कि कानून बनाना और लागू करना मूलतः विधायिका और कार्यपालिका का काम है और न्यायपालिका को उसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, सिवाय कानून की व्याख्या करने के। ओके, तो ये दोनों एक तरह से विपरीत विचारधाराएं हैं। अच्छा, हमारे स्रोत न्यायिक सक्रियता की कुछ और परिभाषाएं भी बताते हैं, काफी टेक्निकल लगती हैं वो। हाँ, कई परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि ये एक ऐसा तरीका है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग का जो जजों को प्रेरित करता है कि वो स्थापित मिसालों यानी प्रेसिडेंट से हटें। प्रेसिडेंट से हटें? क्यों? प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में फैसला देने के लिए। मतलब समाज बदल रहा है तो शायद पुराने नियम या व्याख्याएं काफी ना हो। अच्छा। और इसी परिभाषा में आगे कहा गया है कि इसे अक्सर सोशल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी ये निर्णय विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप भी करते हैं। यहीं पर विवाद शुरू होता है। हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग वाली बात थोड़ी चिंताजनक लग सकती है। बिल्कुल। फिर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि ये व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या उन्हें एक्सपैंड करने के लिए फैसलों के माध्यम से स्थापित मिसाल से हटने या संवैधानिक या विधायी इरादे, कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव इंटेंट के विरोध में जाने की न्यायिक प्रथा है। मतलब संविधान या कानून बनाने वालों का जो इरादा था उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। परिभाषा तो यही इशारा करती है, व्यक्तिगत अधिकारों को ज्यादा महत्व देते हुए। फिर एक और परिभाषा है एमसी पालकीवाला की।
हाँ, उनका नाम तो सुना है, बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। जी, वो इसे कानून बनाने वाले जजों की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय जजेस के रूप में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा कानून की एक सक्रिय व्याख्या जो जज करता है वो इसलिए होती है ताकि बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्तमान कानून की उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। मतलब कानून वही है, पर उसकी व्याख्या ऐसी है कि उसका फायदा ज्यादा हो। हाँ, और वो इसे न्यायिक निराशावाद, जुडिशियल पेसिमिज्म से अलग बताते हैं, जहां सिर्फ कानून की सरल व्याख्या की जाती है, उसके लाभकारी पहलुओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं होती। एक और परिभाषा है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से ही, जो कहती है कि ये न्यायिक निर्णय लेने का एक दर्शन है, फिलॉसफी है, जहां न्यायाधीश सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी पर अपने व्यक्तिगत विचारों को अन्य कारकों के साथ अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत विचार, ये तो और भी विवादास्पद लगता है। क्या जजों के पर्सनल व्यूज उनके फैसलों को प्रभावित करने चाहिए? यही तो बहस का मुद्दा है। न्यायिक संयम वाले कहेंगे बिल्कुल नहीं, जबकि सक्रियता के समर्थक कह सकते हैं कि जज भी समाज का हिस्सा है और उनकी समझ सामाजिक जरूरतों को दर्शा सकती है। फिर पीवी सावंत की भी एक परिभाषा है। जी, वो कहते हैं कि ये नए सिद्धांतों, अवधारणाओं को विकसित करने और राहत देने या न्याय करने या जरूरतमंद या पूरे समाज या उसके किसी वर्ग के लिए अदालतों के दरवाजे खोलने और मुकदमेबाजी को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। ये काफी हद तक पीआईएल की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये परिभाषा काफी व्यापक है। तो कुल मिलाकर न्यायिक सक्रियता मतलब अदालतों का ज्यादा मुखर और रचनात्मक भूमिका निभाना, खासकर सामाजिक न्याय और अधिकारों के मामले में। बिल्कुल सही। स्थापित नियमों से हटकर जरूरत पड़ने पर विधायिका, कार्यपालिका के क्षेत्र में भी दखल देकर। अच्छा, अब भारत में इसके पहलुओं पर आते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म के मुख्य रूप क्या रहे हैं। आपने पीआईएल का जिक्र किया। हाँ, मुख्य रूप से दो पहलू उभर कर आते हैं। पहला तो यही है जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। इसके तहत अदालतें सरकारी अधिकारियों को निर्देश जारी करती हैं कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, कानूनों को सही ढंग से लागू करें, पर्यावरण की रक्षा करें, वगैरह वगैरह। तो पीआईएल एक तरह से न्यायिक सक्रियता का एक टूल बन गया। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक। इसने आम आदमी को या किसी भी जागरूक नागरिक या समूह को जनहित के मुद्दे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक ले जाने का अधिकार दिया, भले ही वो खुद सीधे तौर पर पीड़ित न हो। लोकस स्टैंडी के नियम को बहुत उदार बनाया गया। और दूसरा पहलू है मौलिक अधिकारों की व्याख्या के क्षेत्र में, खास तौर पर आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, और सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21, इसमें क्या खास है? अदालतों ने आर्टिकल 21 की व्याख्या को बहुत व्यापक बनाया है। जीवन के अधिकार को सिर्फ जीने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार माना। इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जैसी कई चीजें शामिल कर दी गईं न्यायिक व्याख्या के जरिए। ये तो बहुत बड़ा विस्तार है। जी हाँ, अदालतों ने अपनी विवेक और संविधान की भावना की व्याख्या करते हुए इन अधिकारों के दायरे को काफी फैलाया है। ये भी न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की बात फिर से आती है। हमने पहले थोड़ी बात की थी, लेकिन क्या इसे और स्पष्ट कर सकते हैं? एक्टिविज्म और रिव्यू में महीन फर्क क्या है? देखिए, जुडिशियल रिव्यू तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है भारत में। इसका मतलब है अदालतों की वो शक्ति जिससे वो किसी भी कानून या सरकारी आदेश को जांच सकती हैं कि वो संविधान के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे रद्द कर सकती हैं। ये एक तरह से संविधान की रक्षा का मैकेनिज्म है। ये तो हुआ रिव्यू। हाँ, अब 20वीं सदी के मध्य से खासकर यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का एक ऐसा रूप उभरा जहां जज सिर्फ कानूनों को बनाए रखने या रद्द करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपनी नीतिगत वरीयताओं, पॉलिसी प्रेफरेंसेस को भी लागू करने लगे। मतलब वो ये भी देखने लगे कि उनके हिसाब से अच्छी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अच्छा, तो ये पॉलिसी प्रेफरेंसेस वाली बात एक्टिविज्म के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। जुडिशियल रिव्यू मूलतः कानून की व्याख्या और संवैधानिकता जांचने पर केंद्रित है, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म एक ज्यादा व्यापक शब्द है। इसमें न्यायपालिका सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या जहां सरकार विफल हो रही है वहां दखल देने के लिए ज्यादा मुखर, असर्टिव भूमिका निभाती है।
इसमें पॉलिसी प्रेफरेंसेस का पुट आ सकता है। तो कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एक शक्ति है और जुडिशियल एक्टिविज्म उस शक्ति के इस्तेमाल का एक तरीका है, एक दर्शन है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। रिव्यू शक्ति है, एक्टिविज्म उस शक्ति का एक खास किस्म का प्रयोग है, ज्यादा सक्रिय, ज्यादा नतीजों पर केंद्रित। स्रोत ये भी बताते हैं कि न्यायिक सक्रियता शब्द बाद में ज्यादा प्रचलन में आया, खासकर जब जज सकारात्मक कानून पॉजिटिव लॉ बनाते हुए दिखे। हालांकि इसकी कोई एक मानक परिभाषा स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज भी नहीं है। सही बात है, इसकी परिभाषा पर हमेशा बहस रहती है। और ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायिक सक्रियता संवैधानिक मानदंडों को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए ढालने की अनुमति देती है, ताकि संविधान के जो आदर्श हैं जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, उन्हें वास्तविक बनाया जा सके, सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहें। मतलब संविधान की आत्मा को जिंदा रखने की कोशिश। एक तरह से हाँ। और इसी प्रक्रिया में, जैसा हमने कहा, पीआईएल का दायरा भी समय के साथ बहुत बढ़ा है। न्यायिक व्याख्याओं के जरिए अदालतें जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करती रही हैं। और इसी को कुछ आलोचक न्यायिक विस्तारवाद कहते हैं। जी हाँ, आलोचकों का कहना है कि अदालतें अपना दायरा इतना बढ़ा रही हैं कि वो विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादातर संवैधानिक मामलों में ही लागू होता है ना? हाँ, अनिवार्य रूप से ये संवैधानिक मामलों पर लागू होता है और आमतौर पर जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ही आता है, और ये किसी भी स्तर की अदालत में हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ज्यादा चर्चा में रहते हैं, और जैसा कि परिभाषाओं में था, ये अक्सर कानून के किसी हिस्से पर हस्तक्षेप करके उसे रद्द भी कर सकता है या बदल भी सकता है। राइट, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आखिर न्यायपालिका को इस तरह की सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या कारण थे कि अदालतें जुडिशियल रिस्ट्रेंट से एक्टिविज्म की तरफ बढ़ीं? इसके कई कारण गिनाए जाते हैं। हमारे स्रोत डॉक्टर BL वढेरा के अनुसार कुछ मुख्य कारण बताते हैं। जी, क्या है वो? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है उत्तरदायी सरकार का पतन, कोलैप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब लोगों को लगने लगता है कि विधायिका कानून बनाने में या कार्यपालिका उन्हें लागू करने में अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है, तो नागरिकों का सरकार पर से विश्वास कम होने लगता है। लोकतंत्र में निराशा। हाँ, और जब लोगों को लगता है कि उनकी चुनी हुई सरकार उनकी नहीं सुन रही या उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही, तो वो उम्मीद भरी नजरों से न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। अच्छा, तो दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, नागरिकों का न्यायपालिका पर भरोसा। बिल्कुल, नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका को अंतिम उम्मीद मानते हैं। इससे न्यायपालिका पर एक तरह का नैतिक दबाव बनता है कि वो पीड़ित जनता की सहायता करे, उनकी आवाज बने। तीसरा कारण बताया गया है न्यायिक उत्साह, जुडिशियल एंथुजियाज्म। मतलब खुद जजों की इच्छा होती है कि वो बदलते समय के साथ होने वाले सामाजिक सुधारों में भागीदार बने। वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहते। अच्छा, मतलब जजों में भी एक जज्बा होता है समाज को बेहतर बनाने का। हाँ, और यही उत्साह जनहित याचिका यानी PIL को प्रोत्साहित करता है और लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को उदार बनाने में मदद करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मामले अदालतों तक पहुंच सकें। चौथा कारण भी दिलचस्प है, विधायी निर्वात, लेजिस्लेटिव वैक्यूम। इसका मतलब है कि कई बार कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, खासकर नए उभरते हुए मुद्दे जैसे पर्यावरण, टेक्नोलॉजी या कुछ सामाजिक बुराइयां, जिन पर या तो कानून होता ही नहीं या मौजूदा कानून अपर्याप्त होता है, कानून की कमी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अदालतें महसूस करती हैं कि वो न्यायिक कानून निर्माण करें और इन उभरती सामाजिक जरूरतों को पूरा करें, जब तक कि विधायिका कोई कानून न बना दे। और पांचवा कारण है संविधान का प्रावधान, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान खुद ही न्यायपालिका को काफी व्यापक शक्तियां और गुंजाइश देता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक होना, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति, ये सब न्यायपालिका को जरूरत पड़ने पर सक्रिय भूमिका निभाने या कानून बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो ये तो डॉक्टर वढेरा के बताए कारण हुए। हाँ, सुभाष कश्यप जी ने भी कुछ कारण गिनाए हैं, शायद वो थोड़े और प्रैक्टिकल या राजनीतिक भी लगते हैं। हाँ, सुभाष कश्यप कुछ और वजह बताते हैं जो काफी हद तक राजनीतिक और प्रशासनिक विफलताओं से जुड़ी हैं। जैसे? पहला तो वही है जब विधायिका अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहती है।
दूसरा, जब त्रिशंकु विधायिका की स्थिति हो, मतलब किसी दल को बहुमत ना मिला हो और सरकार कमजोर हो, असुरक्षित हो और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी हो। तो वो शासन पे ध्यान नहीं दे पाती। बिल्कुल, ऐसे में शासन ठप सा पड़ जाता है और लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं, तब अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। तीसरा, जब विधायिका और कार्यपालिका लोगों के बुनियादी अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार या एक कुशल और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली पाने का अधिकार, इनकी रक्षा करने में विफल रहती हैं। बुनियादी अधिकारों की रक्षा न होना। हाँ। चौथा, एक दिलचस्प पॉइंट वो उठाते हैं कि जब अदालत के किसी फैसले का दुरुपयोग होने की आशंका हो या किसी जाति, समुदाय या समूह के खिलाफ कोई फैसला देने से बचने की कोशिश हो रही हो, मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स, शायद उसी तरफ इशारा है। पांचवा, जब विधायिका डर के मारे कड़े फैसले लेने से बच रही हो, शायद सत्ता खोने का डर हो। ऐसे में जनहित याचिकाएं PILs मुद्दों को अदालतों के पास ले जाती हैं ताकि समय पर फैसला हो सके या कम से कम मजबूत निकायों को निर्देश दिए जा सकें। तो अदालतें वो काम कर देती हैं जो सरकार करने से हिचक रही है। हाँ, ऐसा उनका मानना है। छठा, जब कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ का दुरुपयोग एक मजबूत सत्तावादी संसदीय दल, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी द्वारा अपने बाहरी उद्देश्यों के लिए किया जाए, जैसे इमरजेंसी के दौरान करने की कोशिश हुई थी। अच्छा, सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए भी। जी। और सातवां कारण थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि कभी-कभी अदालतें भी अनजाने में या जानबूझकर लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म, मीडिया के दबाव या सुर्खियों में बने रहने की मानवीय कमजोरियों का शिकार हो जाती हैं। मतलब जज भी इंसान है और उन पर भी इन चीजों का असर हो सकता है। हाँ, ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन इसे भी एक संभावित कारण माना गया है। तो ये कुछ वजह हैं जिनकी बिना पर न्यायिक सक्रियता को उचित ठहराया जाता है या समझाया जाता है। ये तो काफी विस्तृत कारण है। अब सवाल उठता है कि इस सक्रियता को असल में जमीन पर लाता कौन है? मतलब वो कौन लोग या समूह हैं जो इन मुद्दों को अदालतों तक पहुंचाते हैं? Who are the activators? ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। उपेंद्र बक्सी ने इस पर काम किया है और उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के कुछ प्रकार बताए हैं जो न्यायिक सक्रियता को सक्रिय करते हैं, मतलब ट्रिगर करते हैं। अच्छा, कौन कौन से समूह हैं ये? उन्होंने काफी लंबी लिस्ट दी है। जैसे पहले हैं नागरिक अधिकार समूह, सिविल राइट्स ग्रुप्स, जो मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों जैसे बोलने की आज़ादी, भेगा थावानों का अधिकार वगैरह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। दूसरे हैं जन अधिकार कार्यकर्ता, पीपल राइट्स एक्टिविस्ट। हाँ। ये लोगों के दमन के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, विस्थापन के खिलाफ अधिकार वगैरह। तीसरे हैं उपभोक्ता अधिकार समूह, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप्स, जो उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले। हाँ। चौथे बंधुआ मजदूरी समूह, बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स। इनका मकसद है बंधुआ मजदूरी या गुलामी का पूरी तरह उन्मूलन करना। ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। पांचवें नागरिक पर्यावरण कार्रवाई समूह, सिटीजन्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। ये पर्यावरण के क्षरण, प्रदूषण, वनों की कटाई जैसे मुद्दों पर सक्रिय होते हैं और अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। पर्यावरण के मुद्दे तो आजकल बहुत अहम हैं। जी। छठे हैं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के खिलाफ नागरिक समूह, सिटीजन ग्रुप्स अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अक्सर बड़े बांधों या सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापन और पर्यावरण को नुकसान होता है, तो ये समूह न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे। हाँ, उस तरह के आंदोलन। सातवें बाल अधिकार समूह, राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप्स। ये बाल श्रम, किशोर न्याय, बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बच्चों के अधिकार। आठवें हिरासत अधिकार समूह, कस्टोडियल राइट्स ग्रुप्स। ये कैदियों के अधिकारों, पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा या सुरक्षात्मक हिरासत में रखी गई महिलाओं के मुद्दों को उठाते हैं। कस्टोडियल वायलेंस एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ। नौवें गरीबी अधिकार समूह, पॉवर्टी राइट्स ग्रुप्स। ये सूखा या अकाल राहत या शहरी गरीबों के आवास और आजीविका से जुड़े मुद्दों पर मुकदमेबाजी करते हैं। 10वें आदिवासी अधिकार समूह, इंडिजिनस पीपल्स राइट्स ग्रुप्स। ये जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों, उनके जल, जंगल, जमीन के मुद्दों और संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं।
आदिवासी अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। 11वें, महिला अधिकार समूह, विमेन्स राइट्स ग्रुप्स। ये लैंगिक समानता, लिंग आधारित हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या जैसे मुद्दों के लिए संघर्ष करते हैं और अदालतों की मदद लेते हैं। महिलाओं के अधिकार। 12वें, बार आधारित समूह, यानी वकीलों के अपने समूह जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दों पर आंदोलन करते हैं। वकील खुद भी एक्टिविस्ट होते हैं। बिल्कुल। 13वें, स्वायत्तता मीडिया समूह। ये प्रेस की आज़ादी और जवाबदेही और सरकारी मीडिया के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर फोकस करते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता। 14वें, वकील आधारित समूह। ये श्रेणी उन प्रभावशाली वकीलों या उनके समूहों को दर्शाती है जो विभिन्न कारणों से आंदोलन करते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से भी। और आखिरी 15वें, विविध व्यक्तिगत याचिकाकर्ता। इस श्रेणी में वो फ्रीलांस एक्टिविस्ट व्यक्ति शामिल हैं जो किसी समूह से जुड़े नहीं होते लेकिन जनहित के मुद्दे उठाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी और विविध रेंज है एक्टिविस्ट्स की। समाज का लगभग हर वर्ग इसमें शामिल है। हाँ, और यही दिखाता है कि न्यायिक सक्रियता की ज़रूरत समाज के कई अलग अलग हिस्सों में महसूस की जाती है और लोग इसे बदलाव लाने का एक प्रभावी जरिया मानते हैं। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, न्यायिक सक्रियता के इतने फायदे गिनाने के बाद भी इसे लेकर कुछ चिंताएं या डर भी तो व्यक्त किए गए होंगे। एप्रीहेंशंस क्या है? हाँ बिल्कुल, और इस पर भी उपेंद्र बख्शी ने ही कुछ महत्वपूर्ण आशंकाओं को रेखांकित किया है। उन्होंने इन्हें भय, फियर्स कहा है। डर? किस तरह के डर? पहला है वैचारिक भय, आइडियोलॉजिकल फियर्स। इसका मतलब है ये चिंता कि क्या अदालतें न्यायिक सक्रियता के नाम पर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव या नागरिक समाज के अन्य स्वायत्त संस्थानों की शक्तियों को हड़प रही हैं? क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को खत्म कर रही हैं? अच्छा, शक्तियों के संतुलन बिगड़ने का डर। हाँ। दूसरा है ज्ञान मीमांसीय भय, एपिस्टेमोलॉजिकल फियर्स। ये थोड़ा जटिल शब्द है पर इसका मतलब है ज्ञान से संबंधित डर। क्या अदालतों के पास हर तरह के मामले में फैसला देने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता है, जैसे परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक नीतियां या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तकनीकी पहलू? हाँ, ये सवाल तो उठता है। जज हर विषय के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते। सही बात है। तीसरा है प्रबंधन भय, मैनेजमेंट फियर्स। इसका मतलब है ये चिंता कि क्या अदालतें इस तरह के नए और जटिल न्यायिक काम को अपने ऊपर लेकर पहले से ही धीमी पड़ी न्याय प्रक्रिया को और ज्यादा बोझिल बना रही हैं? क्या इससे केसों का बैकलॉग और बढ़ रहा है? मुकदमों के ढेर लगने का डर। जी। चौथा है वैधता भय, लेजिटिमेशन फियर्स। ये डर कि क्या अदालतें जनहित याचिका PIL के जरिए अपने प्रतीकात्मक अधिकार, सिंबॉलिक अथॉरिटी और संसाधनों को खत्म तो नहीं कर रही? अगर अदालतें ऐसे फैसले देती हैं जिन्हें कार्यपालिका नजरअंदाज कर दे या लागू न कर पाए, तो क्या इससे अदालतों की अपनी इज्जत कम नहीं होगी? मतलब अगर कोर्ट के ऑर्डर माने ही ना जाएं तो कोर्ट की वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल। क्या एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संसाधन, डेमोक्रेटिक रिसोर्स यानी न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी? पांचवा है लोकतांत्रिक भय, डेमोक्रेटिक फियर्स। ये चिंता कि क्या PIL का इतना ज्यादा प्रसार लोकतांत्रिक आवेगों को पोषित करने के बजाय कम कर रहा है? वो कैसे? शायद इसका मतलब ये है कि अगर हर मुद्दे का हल अदालतों में ही ढूंढा जाएगा, तो क्या लोग सड़कों पर उतरना, बहस करना या राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना कम कर देंगे? क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा? अच्छा, मतलब लोग सरकार पर दबाव बनाने के बजाय सीधे कोर्ट चले जाएंगे। हाँ, ये एक चिंता है। और छठा है जीवनी संबंधी भय, बायोग्राफिक फियर्स। ये थोड़ा व्यक्तिगत स्तर का डर है, शायद जजों के नजरिए से। जजों का डर? कैसा डर? कि अगर मैं इस तरह के विवादास्पद मुकदमों में पड़ता हूँ या सरकार के खिलाफ कड़े फैसले देता हूँ, तो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मामलों में मेरा भविष्य क्या होगा? क्या मुझे कोई पद मिलेगा? ये तो काफी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा है। हाँ, बख्शी ने इन सभी आशंकाओं को सामने रखा है जो दिखाती हैं कि न्यायिक सक्रियता एक दोधारी तलवार हो सकती है। ये चिंताएं तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जी। अब हम फिर से जुडिशियल रिस्ट्रेंट पर आते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इसे न्यायिक सक्रियता के विपरीत माना जाता है। जी। इसके बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? ये दर्शन क्या है? जी, जुडिशियल रिस्ट्रेंट यानी न्यायिक संयम, जैसा कि हमने कहा, एक वैकल्पिक न्यायिक दर्शन है, अल्टरनेटिव जुडिशियल फिलॉसफी। इसके जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि न्यायाधीशों की भूमिका
सख्ती से सीमित होनी चाहिए। सीमित किस तरह से? उनका काम सिर्फ ये कहना है कि कानून क्या है, what the law is, न कि ये कि कानून क्या होना चाहिए, what the law should be। कानून बनाना और लागू करना विधायिका और कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं। मतलब जजों को कानून की व्याख्या तक ही सीमित रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो ये भी मानते हैं कि न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत मूल्यों, पर्सनल वैल्यूज और नीतिगत विचारों, पॉलिसी प्रेफरेंसेस को अपने न्यायिक मतों को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो फिर उन्हें मार्गदर्शन कहाँ से लेना चाहिए? उन्हें मार्गदर्शन लेना चाहिए संविधान के मूल इरादे, ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके संशोधनों से। कानून जैसा लिखा है उसे वैसा ही लागू करना चाहिए, अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो न्यायिक संयम की मुख्य मान्यताएं क्या हैं? हमारे स्रोत यूएसए के संदर्भ में कुछ मान्यताओं का जिक्र करते हैं। हाँ, अमेरिकी संदर्भ में 6 मुख्य मान्यताएं बताई गई हैं, लेकिन उनमें से कई भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक लगती हैं। क्या हैं वो 6 मान्यताएं? पहली कि न्यायालय अलोकतांत्रिक यानी अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये गैर निर्वाचित यानी नॉन इलेक्टेड है और संभवतः लोकप्रिय इच्छा या पॉपुलर विल के प्रति गैर उत्तरदायी यानी अनरिस्पॉन्सिव है। जज जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। दूसरी, इसी वजह से अपनी स्कुलीन वर्गीय संरचना यानी एलीटिस्ट स्ट्रक्चर के कारण न्यायालय को सरकार की ज्यादा लोकतांत्रिक शाखाओं यानी विधायिका और कार्यपालिका के प्रति यथासंभव समान डिफरेंस दिखाना चाहिए। उनके काम में कम से कम दखल देना चाहिए। ओके, तीसरी मान्यता न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की संदिग्ध वैधता क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी से जुड़ी है, क्योंकि ये शक्ति संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है। हालांकि भारत में इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, पर अमेरिका में ये बहस रही है। माबुरी वर्सेस मेडिसिन वाला केस। हाँ, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चौथी मान्यता है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। राष्ट्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करना और संघीय ढांचे फेडरलिज्म का सम्मान करना जरूरी है। अदालतों को राज्य सरकारों और अधिकारियों के कामों में दखल देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरलिज्म का सम्मान। पांचवी एक व्यवहारिक धारणा है, सैद्धांतिक नहीं, कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन और संसाधनों, रिसोर्सेज के लिए विधायिका, कांग्रेस इन यूएस, पार्लियामेंट इन इंडिया पर निर्भर है, इसलिए उसे विधायिका से टकराव मोल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल बात। और छठी मान्यता है कि कानून और राजनीति अलग अलग हैं। कानून तर्क और निर्णय की प्रक्रिया है, जबकि राजनीति सिर्फ शक्ति और प्रभाव का खेल है। इसलिए अदालतों को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। कानून को राजनीति से दूर रखना, ये 6 मान्यताएं हैं। जी, और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये अमेरिकी परंपरा से उपजी एक अभिजात्य एलिटिस्ट धारणा है कि न्यायाधीशों को विनम्रता, ह्यूमिलिटी और आत्मसंयम, सेल्फ रेस्ट्रेंट का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्वीकृति के लिए अपने प्रभाव का ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए और इसके जोखमों पर विचार किए बिना अपनी सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। तो ये संयम की बातें भारतीय संदर्भ में भी लागू होती हैं? हाँ, शोध कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के दूसरे अर्थ यानी पॉलिसी प्रेफरेंस वाला को छोड़कर बाकी सभी धारणाएं भारतीय संदर्भ में भी मान्य है, या कम से कम विचारणीय तो है ही। सेपरेशन ऑफ पावर्स, विधायिका का सम्मान, सीमित भूमिका, ये सब बातें भारत में भी उठाई जाती हैं। ठीक है, अब एक अहम सवाल, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कभी इस संतुलन पर यानी एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट के बीच के संतुलन पर कोई टिप्पणी की है? हाँ, बिल्कुल की है। दिसंबर 2007 में एक महत्वपूर्ण फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त शब्दों में न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का आह्वान किया था। 2007 का फैसला, क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने अदालतों से कहा था कि वे विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को संभालने की कोशिश ना करें। कोर्ट ने संविधान के तहत शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स पर बहुत जोर दिया था। क्या खास बातें कही थी? कोर्ट ने कहा, हम बार बार ऐसे मामलों में आ रहे हैं जहां न्यायाधीश अनावश्यक रूप से ऐसे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। कोर्ट ने साफ कहा
कि न्यायाधीशों को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और राज्य के दूसरे अंगों के कार्यों को संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो काफी सीधी चेतावनी थी। हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा न्यायाधीशों को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और सम्राटों यानी एम्परर्स की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें विनम्रता और संयम रखना चाहिए। सम्राटों की तरह व्यवहार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। जिसमें उन्होंने 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के महत्व पर जोर दिया था। मॉन्टेस्क्यू का जिक्र क्यों किया? कोर्ट ने कहा कि मॉन्टेस्क्यू की चेतावनी आज के समय में विशेष रूप से उपयुक्त और सामयिक, रेलेवेंट एंड टॉपिकल है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका की अक्सर अन्य 2 अंगों के डोमेन पर अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट और अधिग्रहण, यूसर्पेशन के लिए सही आलोचना की जाती है। कोर्ट ने खुद माना कि आलोचना सही है? हाँ, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक दुस्साहस, जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनना चाहिए। बेंच ने न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे ऐतिहासिक रूप से मान्य संयम और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, प्रेफरेंसेस के सचेत न्यूनीकरण, कॉन्शियस मिनिमाइजेशन की प्रणाली के भीतर काम करें। व्यक्तिगत पसंद को कम से कम हावी होने दें। और क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालतों को प्रशासनिक अधिकारियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता है जो अदालत के पास नहीं है। ये वही एपिस्टेमिक फियर वाली बात आ गई। बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि कार्यपालिका या विधायिका के डोमेन पर न्यायिक अतिक्रमण का जो औचित्य दिया जाता है कि अन्य 2 अंग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, यही आरोप तो न्यायपालिका के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। न्यायपालिका के खिलाफ कैसे? कोर्ट ने कहा कि अदालतों में दशकों से आधी सदी से मामले लंबित हैं, तो अगर काम ठीक से न करना अतिक्रमण का आधार है तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठ सकते हैं। ये तो काफी आत्मालोचनात्मक टिप्पणी थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, अदालतों के हस्तक्षेप में नहीं। कोर्ट का यही कहना था। उपाय न्यायिक रूप से विधायी या कार्यकारी कार्यों को संभालने में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल संविधान में स्थापित शक्तियों का नाजुक संतुलन, डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर्स बिगड़ेगा, बल्कि इसलिए भी कि न्यायपालिका के पास इन कार्यों को करने के लिए न तो विशेषज्ञता है और ना ही संसाधन। विशेषज्ञता और संसाधन दोनों की कमी। जी, और अंत में कोर्ट ने कहा कि न्यायिक संयम राज्य के 3 स्वतंत्र अंगों के बीच शक्ति संतुलन के अनुरूप और पूरक है। कंसिस्टेंट विथ एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू। वो कैसे? कोर्ट ने 2 तरीके बताए। पहला, न्यायिक संयम न केवल न्यायपालिका के साथ अन्य 2 अंगों की समानता या इक्वालिटी को मान्यता देता है, बल्कि अंतर शाखा हस्तक्षेप या इंटरब्रांच इंटरफेरेंस को कम करके समानता को बढ़ावा भी देता है। दूसरा, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की रक्षा करता है। स्वतंत्रता की रक्षा कैसे? कोर्ट का तर्क था कि अगर अदालतें प्रशासनिक क्षेत्रों पर अतिक्रमण करेंगी तो ये लगभग अनिवार्य रूप से विधायकों और अन्य निर्वाचित अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि न्यायाधीशों की गतिविधियों की बारीकी से निगरानी क्लोजली मॉनिटर्ड की जानी चाहिए। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, मतलब अगर कोर्ट ज्यादा दखल देगी तो सरकार भी कोर्ट के काम में दखल देने की कोशिश कर सकती है। यही चिंता कोर्ट ने जाहिर की। तो 2007 का ये फैसला न्यायिक संयम के पक्ष में एक बहुत मजबूत बयान था, खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये तो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी सुप्रीम कोर्ट की। तो हमने आज न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को समझा, ये कहाँ से आई, भारत में कैसे विकसित हुई। हाँ, हमने इसकी अलग अलग परिभाषाएं देखी, इसके मुख्य पहलू देखे, जैसे PIL और मौलिक अधिकारों की व्याख्या। फिर हमने ये भी जाना कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, चाहे वो सरकारी विफलताएं हों, नागरिकों का भरोसा हो या विधायी निर्वात। और हमने उन समूहों और कार्यकर्ताओं की भी बात की जो इस सक्रियता को गति देते हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग। लेकिन साथ ही हमने उन आशंकाओं और डरों पर भी चर्चा की जो न्यायिक सक्रियता को लेकर व्यक्त किए जाते हैं, शक्तियों के संतुलन से लेकर अदालतों की क्षमता और वैधता तक के सवाल। बिल्कुल। और फिर हमने इसके विपरीत दर्शन यानी न्यायिक संयम को समझा, उसकी मान्यताओं को जाना और अंत में सुप्रीम कोर्ट की 2007 की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को भी देखा, जिसमें संयम बरतने और अपनी सीमाओं को समझने की सलाह दी गई थी। हाँ, तो ये स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र में खासकर सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ,
कई मामलों में तो अदालतों ने ही उम्मीद की किरण दिखाई है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स और न्यायिक संयम, जुडिशियल रेस्ट्रेंट के सिद्धांतों का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि संस्थागत संतुलन बना रहे। ये संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है, और ये बहस लगातार चलती रहेगी। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। हर मामले को उसके संदर्भ में देखना होगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, इस चर्चा को हम एक विचार के लिए प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जी। भविष्य में भारत जैसे इतनी विविध और जटिल समाज में, जहां सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां लगातार विकसित हो रही हैं, बदल रही हैं, न्यायपालिका की भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए? जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बीच वो सही संतुलन, वो लक्ष्मण रेखा कैसे खोजी जा सकती है, जिससे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी हो और संस्थागत सीमाएं भी बनी रहें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करते रहना होगा। जरूर सोचिएगा इस पर। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।